जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। इंडियन पॉलिटी का एडवांस कोर्स चल रहा है एमएम एकेडमी ऐप पर। एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटी का कोर्स चल रहा है वो एडवांस इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल तरीके से मैं इंडियन पॉलिटी जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से जो वीडियोस है वो बनाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर जो है वो भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा स्टैटिक पोर्शन को लेकर। क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखो तो इसी तरीके से आपको सवाल पूछे जाते हैं, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसे कनेक्ट किया जाता है स्टैटिक पोर्शन से। तो जिस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे उसी तरीके से जो कोर्स है, जो वीडियोस है वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और ये बहुत ही एडवांस कोर्स रहने वाला है जिससे कि आपका पॉलिटी कंप्लीटली कवर हो जाएगा। आप देरी बहुत करते हो, आप सोचते हो कि लेना या नहीं लेना, लेना या नहीं लेना, उसमें जो प्राइजेस है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके साथ बाकी भी तो कोर्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीटली अवेलेबल है। बाकी के एथिक्स के कोर्सेस है, इकोनॉमी का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा। हमारा एम है कि पूरा इसे एक हब बनाया जाए जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट जो है वो मिल जाए। डेमो लेक्चर देखिए, क्योंकि पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। और एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मैं आपके साथ हमेशा रहने वाला हूं, पूरी प्रिपरेशन। इसलिए बिल्कुल आप खुद को अकेला मत महसूस कीजिएगा। मैं पर्सनली आपके साथ इंटरेक्ट जो है वो करता रहूंगा। और इसीलिए तो एमएम एकेडमी पहला ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर पर्सनली आपसे इंटरेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल लेवल पर, ना कि ग्रुप में बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए। आपको जो लिंक है कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर जगह है। बस डाउनलोड करने की देरी है। और डेमो लेक्चर अभी इसके बाद आने वाला है, तो देखिए कितना फर्क है YouTube की और एमएम एकेडमी ऐप के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट को डिटेल में जानेंगे, इंक्लूडिंग द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जब हम ऑर्गन्स देखते हैं तो ऑर्गन्स में हमने देखा था कि हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अब एग्जीक्यूटिव हमने डिटेल में कवर कर लिया है, भले वो सेंटर का हो या स्टेट का हो। उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव मतलब कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। उसी के साथ साथ स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये भी हमने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, दोनों ही हमने सेंटर और स्टेट दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं हमारी जुडिशरी पर। तो अब यहाँ पर जुडिशरी जो है वो हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जुडिशरी से रिलेटेड कंटिन्यूसली जो इश्यूज है वो चलते रहते हैं, भले वो रिमूवल हो, भले वो अपॉइंटमेंट हो, भले वो डिफरेंट अपॉइंटमेंट के जजेस होते हैं वो हो। उसी के साथ साथ जो कोलिजियम होता है, कोलिजियम सिस्टम होता है, वो भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, जुडिशियल रिव्यू हो, तो जो जुडिशरी है वो हमें कंटिन्यूसली न्यूज़ में देखने को मिलती है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज होती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उसके साथ हम ये बॉडी जो है उसे कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। थोड़ा यहाँ पर हम कंपेयर भी कर लेते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और जो इंडिया है, दोनों ही जगहों पर जुडिशरी हमें कैसे देखने को मिलती है। तो अगर हम अमेरिकन जुडिशरी देखते हैं तो उसमें जो सिस्टम है वो हमें इस तरीके की देखने को मिलती है। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दुनिया की हर नायाब चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, मतलब कि मैं यहाँ पर सुप्रीम हूँ, वहीं जो हाई कोर्ट्स है वो कहते हैं कि राजपूत की नज़र से देखना सीखो, सारी दुनिया ही नायाब नजर आई। इसका मतलब है कि भाई तुम सुप्रीम हो, ठीक है, तुम सुप्रीम हो, लेकिन हम भी यहाँ पर हाई हैं। ठीक है, हाई मतलब ऐसा है नहीं, हम भी यहाँ पर हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर फेडरल सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पर सुप्रीम तो सुप्रीम है ही, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम में ही गिना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। मतलब कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये हमारे हाई कोर्ट्स हैं और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो यहाँ पर हाई कोर्ट की सुनेगा, जो ये बोल रहा है जो हुक्म है ना। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट
की तरफ यहाँ पर जो अपनी पावर है वो डिस्टिंग्विश करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके मुंह से हमेशा ये निकलेगा जय माहेश्मती, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे सुप्रीम है, मतलब यहाँ पर मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो ये सिस्टम मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब एक तरफ से अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है वो एक इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है। इंडिपेंडेंट कैसे है? इंडिपेंडेंट है हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की कंपैरिजन। मतलब हमारे यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, वो जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करते, वो एक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं हमारी जुडिशरी। लेकिन उसी के साथ हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम भी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो फिर ये खलास, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। मतलब यहाँ पर अगर कटप्पा ने कोई निर्णय दिया है तो कटप्पा के अपोज में आप जो बाहुबली उसके पास भी जा सकते हो। बाहुबली ने कोई निर्णय दिया है तो वो भी डिसीजन फाइनल नहीं रहेगा, आप यहाँ पर जो उनकी माँ है उनके पास जा सकते हो। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इंटीग्रेटेड वे में हमें देखने को मिलते हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछा गया है कि हमारे जुडिशरी सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है, तो क्या है ये? कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता रहना जरूरी है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया है? चलिए अब थोड़ा हम यहाँ पर मेंस पर्सपेक्टिव से ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो जान लेते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछा गया, कभी कभार क्या होता है डायरेक्टली आपको फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि प्रीएम्बल जो है वो लिखो, मेंस में आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में या फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा आपको ब्रीफ थोड़ी हिस्ट्री जो है वो पता रहनी जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शुरुआत होती है 1773 से। जुडिशरी सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है 1773 से। ये हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स है उसमें कवर किया हुआ है। हमारे जो पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पहला जो लेक्चर था उसमें हमने 1773 कवर किया हुआ है ना। इसके तहत हमें सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट देखने को मिलती है कलकत्ता में एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और यहाँ पर फुल पावर और अथॉरिटी जो इसके पास दी गई थी। लेकिन क्या यही सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था, क्या आज जो दिल्ली में देखने को मिलता है यही कोर्ट है? जी नहीं, ये वो कोर्ट नहीं है। ये तो इतनी ज़्यादा पावर उसके पास थी भी नहीं, इतना सुप्रीम कोर्ट था भी नहीं। गवर्नर जनरल जो है उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल माना जाता है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये स्टैब्लिश किया गया था जिससे कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, क्राइम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो यहाँ पर देखे जाए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट्स है मद्रास में, बॉम्बे में, वो स्टैब्लिश किए गए किंग जॉर्ज III के द्वारा। देखिए कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कौन बने करोड़पति में अगर आप जाते हो उसमें भी आपको ये आ जाएगी कहाँ, है ना। तो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1800 में ये बहुत कम लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास में स्टैब्लिश किया गया था। 1823 में बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। फिर उसके बाद हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में। 1861, 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1858 में अलग एक्ट आया जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, और फिर 1861 का फिर से एक्ट आता है जिसमें हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एबॉलिश, ओके। और फिर सरदार अदालत जो है प्रेसिडेंसी टाउन में वो भी स्टैब्लिश की जाती है। अब यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट थे ना, इनको यहाँ पर एक कर दिया जाता है और कर दिया जाता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ 1935 हमने देखा है, उसमें क्या हुआ था, उसमें फेडरल कोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई थी। और ये जो फेडरल कोर्ट है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ गया कौन सा सुप्रीम कोर्ट है आज जो हमें देखने को मिल रहा है? क्लियर है। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1947 कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जिस्टेंस में आया और फर्स्ट सिटिंग यहाँ पर हेल्ड की गई 28 जनवरी 1950। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है। तो देखिए अक्सर है ना, बहुत सारे जो लोग हैं जो MM एकेडमी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको कभी कभार थोड़ा बहुत स्केप्टिकल हो जाते हैं कि सर पूरा कंप्लीट हुआ या नहीं पूरा कवर हो रहा है, सब कुछ कवर हो रहा है इंक्लूडिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एंड जो और भी ज़्यादा फैक्चुअल होती है वो भी कवर हो जाएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई आप दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, आप फॉलो कीजिए, है ना। क्या वो होता है ना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो इतने बड़े महान क्यों बन पाए, क्योंकि उन्होंने ब्लाइंडली जो चाणक्य है उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसलिए भरोसा रखना जरूरी है। अब यहाँ पर लॉ जो है वो डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग रहेगा सभी कोर्ट्स पर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
तो बट ऑब्वियस आज भी हमें देखने को मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट है जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन देता है, वो बाइंडिंग होते हैं सभी कोर्ट्स पर, है ना। तो ये कुछ ब्रीफ हिस्ट्री जो आपको मेंस में उसी के साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पर काम आ सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कुछ और फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट किया गया 28 जनवरी 1950 को, सिटिंग जो अभी हमने देखी। उसी के साथ साथ इसे सक्सीड किया है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को, स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत। आर्टिकल 124 से लेकर 147 जो पार्ट 5 में हमें देखने को मिलता है, वो डील करता है उसके इंडिपेंडेंस, ऑर्गेनाइजेशन, जुडिडिक्शन, पावर, प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट का उसके बारे में। पार्लियामेंट जो है उसे ऑथराइज किया गया है कि तुम यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसे रेगुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि सर एक तरफ तो आपने बोला कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कौन से सेंस में है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है ये जुडिशरी में दखलंदाजी नहीं करती है। फिर आप एक तरफ यहाँ पर ये स्टेटमेंट जोड़ रहे हो, इसमें आप बोल रहे हो कि पार्लियामेंट जो ऑथराइज है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर इसकी इंडिपेंडेंस को रेगुलेट नहीं कर सकता, इसके जजमेंट को रेगुलेट नहीं कर सकता। जुडिशरी है किसके लिए? जुडिशरी है न्याय देने के लिए, जुडिशरी है अपने जजमेंट्स देने के लिए। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी की जो जजमेंटल पावर है उसमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन कितने जजेस रहेंगे, कौन कौन से जजेस रहेंगे, है ना, ये सारी जो चीजें हैं इसमें जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर कर सकता है। अगर उसका जुरिसडिक्शन इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं कर सकता, इंक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ना, इसे रेगुलेट करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट को दी गई है, ना कि जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करने की। कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो निर्णय दे दिया कि ये हो जाएगा, पार्लियामेंट आया, नहीं नहीं भैया हम ये लॉ लेकर आ रहे हैं और ये जो जुडिशरी जजमेंट दिया है खारिज करो। हो ही नहीं सकता। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशरी के पास पावर है कि पार्लियामेंट ने भी जो लाया है उसको ओवरराइड कर सके। हमने कई देखे हैं 100 जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, उसको भी यहाँ पर खारिज कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर। ये भी हम आगे देखने वाले हैं क्या है, क्योंकि जुडिशरी से रिलेटेड है 99 अमेंडमेंट एक्ट। तो इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर करार कर दिया जाए तो जुडिशरी के पास ये पावर है, तो इंडिपेंडेंस इसका हमें देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें घोड़ी की नाल की तरह काम नहीं करना है, हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखना है, हमें 180 डिग्री देखना है, हो सके 360 डिग्री भी देखें। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कंपोजिशन पर। नंबर ऑफ जजेस, तो जैसा मैंने आपको कहा नंबर ऑफ जजेस जो है वेरी होते हैं। राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। राष्ट्रपति किसके हिसाब से काम करते हैं आपको पता है, एड एंड एडवाइस जो होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस जैसे जैसे केसेस, देखिए पहले अगर आप स्टार्टिंग में देखो तो इतने ज़्यादा केसेस थे क्या? नहीं थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए, लिटिगेशन बढ़ते गए, फिर जैसे जैसे केसेस बढ़े तो जजेस की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। तो इस तरीके से हमें फिर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8 ही थे। उसके बाद 1956 में 10 कर दिए गए, 1960 में 13 कर दिए गए, 1977 में 17 कर दिए गए, 1986 में 25 कर दिए गए। आज अगर हम देखें तो 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे, और ये बढ़ते रहता है। जिससे ज़रूरी नहीं है कि आपको एट प्रेजेंट कितने हैं याद रखा जाए, लेकिन बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ मैं कि हमारे संविधान ने फिक्स किए हुए है क्या। क्योंकि आपको स्टेटमेंट ऐसा नहीं आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। गलत रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया क्या? नहीं, यहाँ पर ये चेंज होती रहती है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो मेथ्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सैम्पल क्वेश्चन, जिससे कि अप्रोच आपको कैसे करना है। यहाँ पर मैंने क्यों लाया है, ये सॉल्व करने के लिए नहीं, लेकिन हमें अप्रोच कैसे करना है, हमें पढ़ना कैसे है सुप्रीम कोर्ट चैप्टर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो कि अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है, इसलिए इस पर मोस्टली क्वेश्चन जो है वो आता ही है। प्रीलिम्स बोलिए, मेंस बोलिए, क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए ओवर द पीरियड, ये हमेशा न्यूज में रहने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिटिकली एनालाइज। अब जब हम जो मेंस आंसर राइटिंग लेंगे उस टाइम पर मैं आपको सारे बताऊंगा कि एनालाइज क्या होता है ना। उसी के साथ साथ इवेल्युएट, यहाँ पर एनालाइज की जगह इवेल्युएट हो गया तो हमें कैसे अप्रोच करना है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे अप्रोच किए जाते हैं। तो जब मेंस हम देखेंगे उस टाइम पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एनालाइज करना है, कैसे हमें इवेल्युएट करना है, तो कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। एक यूनिवर्सल हम पूरा एक फ्रेम ही बना लेंगे कि भैया उस डाटा में आप फ्रेम करते जाओ, आंसर जो है वो छापते जाओ। इतना इजी मैं आपके लिए बना दूंगा, तो आपको बिल्कुल निश्चित रहना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्रिटिकली एनालाइज प्रोसेस करना ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया क्या है। सबसे पहले तो आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है इसका मतलब क्या है, जब हम एनालिसिस करते हैं कोई भी चीज़ का, ठीक है, कोई भी चीज़ का एनालिसिस कीजिए, मतलब आप
यूपीएससी दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी दे रहे हो, इसका भी अगर आप एनालिसिस करो तो उसमें आपको अच्छा एनालिसिस कब माना जाएगा, अगर आप इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देखो, है ना, अगर आप पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों देखो उसे आप कहेंगे प्रॉपर एनालिसिस। और उसी के साथ साथ कंक्लूजन में हम वे फॉरवर्ड जो है वो भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एक ढांचा रहना चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो है वो आपका रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन जो पूछा गया है, उसके बाद जो पूछा गया है उससे रिलेटेड जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या फिर फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और फिर उसके अपोज में मतलब नेगेटिव पॉइंट जो होते हैं, और फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन आप क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हैं आपको। तो ये डिटेल में हम देखेंगे, बिल्कुल आपको टेंशन लेंगे। अभी अगर आपको नहीं समझ रहा है आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल आसान तौर पर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया। हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर आपको मेजर जो है वो जैसे सजेस्ट करने, देखिए आगे का क्वेश्चन आप देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला गया है, पहला पॉइंट बोला गया है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपको लिखना है। तो पहला तो आपके पास फैक्ट्स मिल गए। अगर आपको यहाँ पर फैक्ट्स पता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फैक्ट्स अगर आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, एकदम इजी, आपका इंट्रोडक्शन बहुत जबरदस्त बन गया, एकदम खलास जबरदस्त। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कि आपको मेजर सजेस्ट करने हैं, मतलब अब यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, आपको ओपिनियन आपका प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी जो शायद हमारे संविधान में या एट प्रेजेंट हमारी जुडिशरी में नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पर किस लिए, टू प्रिवेंट एग्जीक्यूटिव अननेसेसरी इंटरवेंशन इनटू द जुडिशरी। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव अननेसेसरी जो इंटरफेरेंस इसका जुडिशरी में देखने को मिलता है, इसे कम करने के लिए आप कुछ मेजर जो है वो सजेस्ट करना है आपको। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई। पहली तो आपको प्रोसेस जो है वो बतानी है, एक्सप्लेन ये करना है। मेन क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पर आपको ध्यान देना। देखिए नहीं तो मोस्टली क्या होता है, लोग यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, उसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या पॉजिटिव्स है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या निगेटिव्स है, ये लिख दिया। अरे भैया वो पूछा ही नहीं गया आपको, फालतू क्यों पेजेस भर रहे हो। यूनिवर्सिटी की एग्जाम थोड़ी देनी है हमें, यहाँ पर यूपीएससी की एग्जाम देनी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है पहली पूछी गई है, ये सिर्फ फैक्ट्स के तौर पर लिख दो आप, सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से सजेस्ट द मेजर्स, यहाँ पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ये कैसे आप अप्रोच करते हो। तो इसमें अब आपको एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव जो है वो कैसे इंटरफेयर करते हैं, पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इसके लिए मेजर्स क्या हम ला सकते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको पूरा जो सिनारियो है वो देखने को मिलता है। क्लियर है, अब आपको आगे पता चले। ये तो एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया है कि अप्रोच आपको कैसे करना है। अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। कोई भी अनसर टूटा फूटा आ सकता है कि मेरे को बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज। मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ मेरे को बनना है सुप्रीम कोर्ट का जज, बोलेंगे पागल है यार, नहीं बन सकते। उसकी कुछ क्वालिफिकेशन दिए गए। क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प अगर आता है, डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है कि मेरे को बनना, हाँ, तो यहाँ पर उसको बना सकता है क्या, ना, ये नहीं बन सकते। क्यों, सिटीजन नहीं है इंडिया का, मैं हूँ ना सिटीजन। लेकिन मैं दूसरी कंडीशन में फंसता हूँ। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर वो जज रहना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर 5 years। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सिर्फ पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पर जाकर बोलूँ कि मैं इतने सालों से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जज बनना है सुप्रीम कोर्ट का। वो बोलेंगे भाई साहब आप पहले बताओ कि आप हाई कोर्ट के जज रहे हो क्या। मैं बोलूँगा नहीं। तो 5 साल के लिए जज रहना जरूरी है पागल, तब जाकर तुम्हारा हो सकता है। या फिर एडवोकेट रहना चाहिए हाई कोर्ट के 40 years। तो अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले मेरे को पूछे कि आप हाई कोर्ट के जज हो क्या, मैं बोलूँगा नहीं। तो क्या, अच्छा फिर ठीक है, एडवोकेट हो क्या हाई कोर्ट के, मैं बोलूँगा नहीं। एडवोकेट रहना चाहिए 10 साल के, ठीक है। एडवोकेट फॉर 10 years, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years। अब आप सेकेंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहे हो, या और है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 10 साल के लिए रहे और 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। और है यहाँ पर, और मतलब इंग्लिश वाला और, ठीक है, हिंदी वाला और नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने का डिस्टिंग्विश जूरिस्ट रहना चाहिए राष्ट्रपति के ओपिनियन में कि हाँ भैया ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग अलग है, तो ये यहाँ पर रहना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि अक्षय कुमार है और ये एक दूसरे जज है हाई कोर्ट के, ठीक है। अक्षय कुमार जो है वो हाई कोर्ट के एडवोकेट और यहाँ पर ये जज है, क्लियर है। अब मैं कंडीशन दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस कंडीशन को। ये इनकी जो एज है ना, इनकी एज समझ लीजिए है 60 years, ठीक है। अक्षय कुमार की एज जो है ना, अक्षय कुमार की एज समझ लीजिए है 50 years, ओके।
मतलब अक्षय कुमार जो है ये है जूनियर, ये है सीनियर, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो है ना हाई कोर्ट के जज ये 4 इयर्स के लिए रहे हैं, ये कितने साल के लिए रहे हैं, 4 साल के लिए रहे। और अक्षय कुमार जो है वो एडवोकेट रहे हाई कोर्ट के फॉर 11 इयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि अक्षय कुमार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं या फिर ये बन सकते हैं। ये सीनियर है, 60 साल के हैं, अक्षय कुमार 50 साल के हैं, लेकिन क्या अक्षय कुमार यहाँ पर बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, क्योंकि ये तो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये क्वालिफाई किसी तरीके से नहीं कर पा रहे। या फिर अगर क्वालिफाई कर भी लेते हैं ये 5 साल के लिए, तो इनमें से किसको बनाया जाए? क्या कंपलसरी रहेगा कि ये जो है ये सीनियर है तो इनको ही बनाया जाए, क्योंकि इनकी एज जो है वो ज़्यादा है, और अक्षय कुमार जो है वो एज के में कम है, तो ये नहीं रहना चाहिए। हालांकि दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर अक्षय कुमार भी बन सकते हैं, ध्यान देना है आपको, अक्षय कुमार भी बन सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई भी मिनिमम एज नहीं दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, इतनी एज आपकी कंप्लीट होना है तो ही आप बन सकते हो। लोकसभा में एमपी बनना है 25 साल के आपको कम से कम रहना चाहिए, राज्यसभा में बनना है 30 साल कम से कम आपको रहना चाहिए, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है 35 साल आपकी उम्र कम से कम रहना चाहिए। नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है? अब यहाँ पर किसी ने, अक्षय कुमार ने सारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर ली, अब अक्षय कुमार का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये आप बोलोगे यार ये कैसे फालतू की चीज़ बोल दी है इन्होंने, मतलब कि यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आएंगे ना, क्योंकि जो मुखिया होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चीफ जस्टिस जो होते हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, बट ऑब्वियसली इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। लेकिन आगे का तो पढ़िए, जजमेंटल मत हुई, आगे का पढ़िए। आफ्टर द कंसल्टेशन विद दी सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। मतलब यहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति उल्टे सुल्टे बोले कि यार मेरे को एक काम करना है, वैसे मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है, मेरे को ना अक्षय कुमार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देना है, ऐसे कर सकता है क्या? नहीं, इनको यहाँ पर कंसल्टेशन जो है वो लेना पड़ता है। ऐसे इतने जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के बोलिए, हाई कोर्ट के बोलिए, इतने जिनसे उनको नेसेसरी लगे। अब यहाँ पर इसकी भी प्रोसेस के लिए हमें अलग अलग जजेस केसेस देखने को मिलती है, ठीक है, 3 जजेस केसेस देखने को मिलते हैं। फिर उसके तहत क्या मैंडेटरी है वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, इतना आप ध्यान में रखिए। दूसरा है कि जो बाकी के जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तो हमने देख लिया, और जो बाकी के जजेस होते हैं, जैसे कि एट प्रेजेंट 34 है चीफ जस्टिस छोड़ के बाकी 33 है, तो बाकी के जो जजेस रहेंगे अपॉइंट किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो उनको नेसेसरी लगे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी देख लेते हैं कंसल्टेशन की। अब यहाँ पर तो बोल दिया गया कि भैया तुमको कंसल्टेशन जो है ये जरूरी है, ये क्या है? कंसल्टेशन जरूरी है। अब ये कंसल्टेशन पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कैसी कंट्रोवर्सी? अब कंसल्टेशन क्या है? कंसल्टेशन राष्ट्रपति को, जो ये राष्ट्रपति ले रहे हैं, है ना, जो कंसल्ट कर रहे हैं, तो कंसल्ट करने का राष्ट्रपति को उनके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, या राष्ट्रपति फिर खुद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कंसल्टेशन वर्ड पर इंटरप्रिटेशन अब निकलने लगे कि भैया इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कंसल्टेशन का, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला, कंट्रोवर्सी ओवर द कंसल्टेशन। तो इसमें अलग अलग जजेस केसेस देखने को मिली। फर्स्ट जज केस आई कब आई? 1982 में। कब आई? 1982 में। इसमें कंसल्टेशन जो है, इसमें क्या बोला गया? जो कंसल्टेशन वर्ड, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, डज नॉट मीन कॉन्करेंस। इसका मतलब है कि सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब यह है कि राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट को हमारे जो जजेस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको अपॉइंट करना। अब यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति को कंसल्टेशन करना जरूरी है बाकी जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उनके, और फिर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके साथ। तो राष्ट्रपति ने कंसल्टेशन कर लिया। अब ये जो कंसल्टेशन किया हुआ है, इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है कि यहाँ पर इन्होंने जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को काम करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। ना मुंडन ना, यहाँ पर है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज। यहाँ पर राष्ट्रपति ने सिर्फ अपने व्यूज है वो एक्सचेंज किए हैं। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी कतई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा।
ठीक है, राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने हिसाब से मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अपॉइंटमेंट इस तरीके से हमें देखने को मिल रही थी फर्स्ट जज केस। फिर आता है सेकेंड जज केस। सेकेंड जज केस आया कब, 1993 में। यहाँ पर कंसल्टेशन जो है उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल गया। ये क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया कि एडवाइस जो टेंडर की गई है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बाइंडिंग रहेगी राष्ट्रपति के ऊपर। क्या, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे हमने देखा था ना कि अगर जो बाकी जजेस होते हैं, जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर जो कंसल्टेशन है, यहाँ पर जो हमने देखा था, एक मिनट देख लीजिए अच्छे तरीके से, जहाँ अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो कंसल्टेशन है, ये कंसल्टेशन क्या है, ये कंसल्टेशन है बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है उस पर ही चलना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना जरूरी है। समझ में आ गया, ये हो गया सेकंड जज केस। फर्स्ट जज केस में क्या था, राष्ट्रपति खुद की अपॉइंटिंग कर सकता है, अगर वो कितने लोगों से कंसल्ट कर ले उनको उसके हिसाब से करना जरूरी नहीं, उसके हिसाब से करना जरूरी नहीं है। सेकंड, इसमें कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, बाइंडिंग रहेगा राष्ट्रपति के ऊपर। जिसको बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला अक्षय कुमार को करो, उसको ही करना पड़ेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको 2 सीनियर मोस्ट जज से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज मतलब क्या है, इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर सुपेरियर हो गए थे, है ना, अपॉइंटमेंट से लेकर। फिर आया थर्ड जज केस। थर्ड जज केस आया 1998। इसमें क्या बोला गया, इसमें इसे भी उल्टा कर दिया, इसमें कंसेंसस लेकर आ गए, मतलब अकेला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके भी हाथ में सब कुछ मत दो। यहाँ पर आप प्लूरलिटी जजेस जो है, कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस, ये वाला एक डॉक्ट्रिन लेकर आ जाओ। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर जो कोलिजियम होता है उससे कंसल्ट करना पड़ेगा। कोलिजियम मतलब क्या, कोलिजियम मतलब है 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर साइड में कर दो सबको, 4 सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, 1 2 3 4 सीनियर मोस्ट जज है 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर इनका कोलिजियम लेना है, यहाँ पर इनका कंसेंसस लेना है, और फिर उसके बाद रिकमेंडेशन जो आपको भेजने पड़ेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें बोला ऐसा क्या है कि 50-50 भी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 4 में से 2 ने भी बोल दिया कि नहीं भैया अक्षय कुमार को नहीं लेना है, तो अक्षय कुमार का नाम रिकमेंड नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है, को 2 लोगों ने बोले हैं कि हाँ कर दो, लेकिन ये 2 लोगों का नहीं सुना जाएगा, ये 2 लोगों का सुना जाएगा कि मत भेजो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली 3 जजेस से तो भी बोलना चाहिए किसी का नाम, तभी जाकर उसका नाम जो है वो भेजा जा सकता है। तो ये किया गया थर्ड जज केस में 1998, ठीक है। अब देखिए पहले कैसा था, पहले ऐसा था एक प्रथा चलती थी कि जो सीनियर मोस्ट जज हो उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बना दो, है ना, ऐसी प्रथा चलती थी। लेकिन क्या हुआ, बीच बीच में वो प्रथा को तोड़ दिया गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बोला गया कि भैया देखो सीनियर मोस्ट जज जो है शुड बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्योंकि फिर रही ना कि भाई ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, रही ना, ठीक है। तो ये कर दो, सीनियर मोस्ट जो रहेगा उसको यहाँ पर बनाना शुरू कर दो। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और देखिए जो कोलिजियम सिस्टम हमने देखी थी ना कि यहाँ पर इतने जजेस को ये करना चाहिए, उतने जजेस को ये करना चाहिए, इसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, है ना, इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाने की कोशिश की गई थी या लाया गया था। लेकिन ये आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सोचिए मतलब क्या हमारे संविधान में चेंजेस किए गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी जो है उससे दोनों ही हाउसेस से पास किया गया था, लेकिन जैसे ये पास हुआ यहाँ पर खारिज कर दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया। हालांकि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी हमारे लिए इसके बारे में पता रहना जरूरी है कि इसमें बोला क्या गया है, क्योंकि बहुत बार ये अफवाहें या फिर ये जो करंट न्यूज़ चलती रहती है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज में आता रहता है कि नहीं कोलिजन सिस्टम जो एट प्रेजेंट चल रही है उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी है, तो इसका सोल्यूशन, इसका निवारण हमें यहाँ पर लाना चाहिए। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक आपके लिए मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट पर डिक्लेयरिंग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, यहाँ पर क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया। तो यहाँ पर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस इंपॉर्टेंट रिफॉर्मेटरी चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ जुडिशियल। मतलब यहाँ पर बेसिकली बोला क्या गया, देखिए क्वेश्चन ही अलाइंड है, क्वेश्चन ही नेगेटिविटी की तरफ अलाइंड है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव की तरफ अलाइंड है कि यहाँ पर जो खारिज कर दिया गया है तो इससे नुकसान हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो अब सोचिए आपको कितना न्यूट्रल रह के इसका जवाब देना पड़ेगा, है ना, कि क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया नेगेटिव अप्रोच हम रख रहे हैं, तो अब इसको आप कैसे पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो, इसको आप कैसे पॉजिटिव में बदलते हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको काफी फैक्चुअल चीजें लिखनी पड़ेगी कि एनजेएसी क्या है,
फिर उसमें क्या क्या चीजें लाई गई थी, कोलिजियम सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है ना, मतलब ब्रीफली आपको सबसे पहले तो एनजेएसी क्या है उसे बताना पड़ेगा। उसी के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों करार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, जिससे कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच सुप्रीम कोर्ट का भी रख रहे हो कि भैया देखो ये जो खारिज किया गया है ना, ये ऐसे ही नहीं किया गया है मन में आज सुप्रीम कोर्ट के कर दिए ने, यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था, इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कोलिजियम सिस्टम एट प्रेजेंट चल रही है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसी के साथ साथ एनजेएसी अगर लाया जाए तो उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और फिर आगे एनजेएसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो कैसे हम यहाँ पर बेनिफिशियरीज को बना सकते हैं जुडिशरी के लिए। तो ऐसा हमें अप्रोच जो है यहाँ पर रखना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया? चलिए एनजेएसी क्या है वो समझ लेते हैं। व्हाट इज एनजेएसी? क्या है ये एनजेएसी? अपॉइंटमेंट यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट में लाया गया, ध्यान देना। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब हमारी संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक देखिए 3 तरीके की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी और नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्या है, संविधान में आर्टिकल के तहत जिक्र किया गया है, आर्टिकल के तहत, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल के तहत बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी एक्ट मतलब स्टेट पीएससी है ना, ये क्या किए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए फाइनेंस कमीशन बोली तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, संवैधानिक बॉडी होगी। दूसरी तरफ एक्ट के थ्रू अगर बनाया जाए, अलग अलग एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं ना, तो अलग अलग एक्ट्स के थ्रू बनाया जाए वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। और अगर नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू पास कर दिया गया और एक बॉडी बना दी गई, जैसे कि नीति आयोग है, तो इसे कहा जाता है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये एनजेएसी अगर हम देखें, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नाम ही बता रहा है अपॉइंटमेंट करना है जजेस का, उसके लिए इस कमीशन का गठन किया गया, एक संवैधानिक बॉडी थी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में इसका जिक्र हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। जो प्रेजेंट कोलिजियम सिस्टम है एट प्रेजेंट जो हमें देखने को मिला, 3 जजेस केसेस जो हमने देखे थे, उसके हिसाब से जो कोलिजियम सिस्टम बनाई गई है, फिर उसमें 4 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, वो यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, प्रेसिडेंट उसके हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे। ये जो सिस्टम है ना, इसको रिप्लेस करते हुए ये एनजेएसी लाया गया था जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए। अब यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम क्या है, एट प्रेजेंट जो हमें कोलिजियम सिस्टम देखने को मिलती है, कोलिजियम सिस्टम वो है कि जहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो रिकमेंडेशन है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति को करते हैं, और राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करते हैं एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर अगर ट्रांसफर की भी बात हो तो वो भी यहाँ पर वो देखते हैं। क्लियर है? अब लेकिन क्या है कि यहाँ पर हमारे संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, ये तो अलग अलग केसेस के थ्रू एक सिस्टम बनाई गई है कि हम ऐसे अपॉइंट करेंगे, लेकिन क्या हमारे संविधान में ये बोला गया है, संविधान में इसके बारे में बताया गया है? बिल्कुल नहीं बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर नो प्लेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी के साथ साथ सिस्टम जो है वो इवॉल्व हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा, है ना। 3 जजेस केस जो हमें देखने को मिला था 1998 में, उसके तहत ये सिस्टम इवॉल्व होती हुई हमें देखने को मिली, मतलब इसकी कोई बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होना जरूरी है तो फिर हमें यहाँ पर इसे रिप्लेस करना भी जरूरी है। अब यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम जो है उसे क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है? अब यहाँ पर जो हमने देखा था कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है इस कोलिजियम सिस्टम में, जो एट प्रेजेंट हमने देखा है, तो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं कि ओपेक है और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस है उन्होंने इसका नाम रिकमेंड किया है, कौन सी कैपेबिलिटीज के बेसिस पर किया है, उसके जिसको अपॉइंट किया है उसने क्या क्या इतने कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। बिल्कुल ओपेक है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिलती है। दूसरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोलिजियम जो है ये अकाउंटेबल नहीं है, मतलब कि यहाँ पर अगर 4 जो सीनियर जजेस है उन्होंने यहाँ पर नाम जो है वो सजेस्ट कर दिया, रिकमेंड कर दिया, तो फिर उसके बाद अगर उन्हें पूछा जाए क्यों किया तुमने इनका नाम रिकमेंड, तो उनको बताने की भी जरूरत नहीं है, भैया हम अकाउंटेबल नहीं है, हम यहाँ पर कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो उसकी भी अब्सेंस है, यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि उसके इतने जो है वो केसेस होने चाहिए, होना चाहिए, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। यहाँ पर सीधा सीधा उनके हिसाब से मेरा मन है इसको करो, मेरा मन है उसको करो, मेरा ये भांजा है इसको करो, मेरा ये साला है इसको करो, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। मतलब क्या है, यहाँ पर जो कोलिजियम सिस्टम है इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी फ्रॉड जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, नेपोटिज्म जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता है ना, कि जजेस जो है कैसे सिलेक्ट किए जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, तो इससे यहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन, नेपोटिज्म जो है ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए कोलिजियम सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं वो देख सकते हो। अब यहाँ पर जो एनजेएसी उसका स्टैब्लिशमेंट क्यों और कब किया गया था,
बट ऑब्वियसली कि हमारे जो कोलिजियम सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, उसमें समस्याएं चल रही है। तो अब जब समस्याएं चल रही है तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी एक योजना लानी थी जिसके तहत हम इसे और सरल बना सकें और अच्छा बना सकें और इफेक्टिव बना सकें। तो इसी के चलते हमें यहाँ पर एनजेएसी जो है वो देखने को मिलता है। एनजेएसी जो है अपॉइंटमेंट कमीशन, ये एस्टैब्लिश किया गया हमारे संविधान को अमेंड करके, ठीक है। और उसी के साथ साथ लोकसभा में अगर देखें तो ये पास किया गया था, राज्यसभा में पास कर दिया गया था, और इसी के साथ यहाँ पर ये दोनों ही हाउस से पास हो गया था। और अब ये नॉर्मल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन रही थी, लेकिन संविधान जो है उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। एक पिटीशन जो है वो दाखिल कर दी गई थी, ठीक है। पार्लियामेंट जो है उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट जो है 2014 का वो पास कर दिया, जिससे कि एनजेएसी के जो फंक्शंस है वो भी रेगुलेट किए जा सके, ठीक है। मतलब जो एक बॉडी तो हमने बना दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन उसके रेगुलेशन के लिए एक एक्ट जो है वो भी बना दिया गया, जिसके तहत अब ये इस एक्ट के तहत ये फंक्शन जो है वो कर पाएंगे। दोनों बिल जो है रेटिफाई किए गए थे, स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट ने भी अपनी एसेट दे दी थी। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें देखने को मिली थी, सब कुछ हो चुका था, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ये फोर्स में आ चुका था 30 अप्रैल 2015। लेकिन जो पिटीशन है वो दाखिल कर दी गई, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोला कि भैया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, खारिज करते हैं इसको, और इसे खारिज कर दिया गया। तो क्यों खारिज कर दिया गया? सवाल आ रहा होगा ना आपके मन में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों करार कर दिया गया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पर कंपोजिशन जो है इसमें, इसके वजह से यहाँ पर खामी जो है वो देखने को मिलती है। कंपोजिशन जो था एनजेएसी का, ये क्या था? कंपोजिशन में हमें देखने को मिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप बोलोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे भी देखिए ना, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के। आप बोलोगे जबरदस्त, यहाँ पर पहले जो है वो 4 थे, अभी यहाँ पर बदलकर 2 सीनियर मोस्ट जज जो है वो कर दिए गए हैं, ये भी बिल्कुल बढ़िया है। फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर जो है, और 2 इमिनेंट पर्सन जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को, तो अब यहाँ पर जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उस सिलेक्शन प्रोसेस में ही अगर मिनिस्टर आ जाएंगे तो फिर ये इंडिपेंडेंस रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो इमिनेंट पर्सन है, जो नॉमिनेट किए जा रहे थे, इमिनेंट पर्सन जो थे ना, नॉमिनेट किए जा रहे थे 3 इयर्स टर्म के लिए बाय द कमिटी। मतलब यहाँ पर 2 इमिनेंट जो पर्सन है उनको भी कौन अपॉइंट करेगा? कमिटी जो है ये अपॉइंट करेगी। ये कमिटी में कौन रहेगा? जिसमें चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के, वो रहेंगे, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो उस कमिटी में रह रहे हैं जो इन इमिनेंट पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, और ये जो 2 इमिनेंट पर्सन रहेंगे ये अपॉइंट करने वाले हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनडायरेक्टली जो प्रधानमंत्री है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनका भी हस्तक्षेप आ गया। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी, वो इंडिपेंडेंस रहा क्या? नहीं रहा। इस वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है वो देखने को मिलेगा क्या? अगर सिलेक्शन प्रोसेस में प्रधानमंत्री आए, सिलेक्शन प्रोसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन आए, है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में लॉ मिनिस्टर आए, तो फिर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। यहाँ तो अपने लोग ही बिठाएंगे, फिर नेपोटिज्म वो चलता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए इसे कहा गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और जो कोलिजियम सिस्टम है वही अभी भी चल रही है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्राइक्स डाउन एनजेएसी एक्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो कटआउट है ये देखने को मिला, मतलब जो न्यूज़ आर्टिकल है ये देखने को मिली, उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर उसे स्ट्राइक डाउन करने की। तो अब एनजेएसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसके बारे में आप लिख सकते हो। एकदम साधारण सी चीज़ों में, साधारण से लैंग्वेज में आपको लिखना है, एकदम ही सिंपल है ना। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर ओथ पर। तो ओथ जो है वो लेना पड़ता है, टू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ टू अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसी के साथ साथ बेस्ट इन एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फीवर एंड फेवर। तो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंस रहने के लिए देखिए इनकी इसमें दिया गया है कि बिना किसी डर के, बिना किसी फेवर के आपको काम करना है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। दूसरी के टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसे कस्टोडियन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो कहा जाता है। कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है कि कस्टोडियन जो हमारे संविधान का वो कौन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि प्रेसिडेंट है क्या, लेकिन जो कस्टोडियन है,
जो कस्टडियन है हमारे संविधान का वो है सुप्रीम कोर्ट। समझ में आ रहा है? अब अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी जो है, सैलरी बोलिए, अलाउंसेस बोलिए, प्रिविलेजेस बोलिए, लीव, पेंशन, जितनी भी चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। अब आप बोलोगे सर फिर पार्लियामेंट डिटरमाइन कर रही है तो इसमें भी इंडिपेंडेंस कैसा रहा? ऐसा हो सकता है कि जो सैलरी है एट प्रेजेंट, अगर सैलरी उन्होंने रख दी कि भैया सब जितने भी जजेस हैं उनको मिलेगी 3 लाख सैलरी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिलती, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल 3 लाख जो है वो सैलरी है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उनको अगर ऐसा लगे या फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि यार ये जज जो है ना हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो इसकी सैलरी जो है ना वो कम कर दो, 1 लाख रुपए कर दो। अच्छा, और नहीं मान रहा है तो इसकी पेंशन जो है वो कैंसिल कर दो। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें देखने को मिलती है। वो हम आगे देखेंगे कि इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हमें देखने को मिलती है, कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि हाँ जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो सैलरी अलाउंस से जो भी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसी के साथ साथ वो डिसएडवांटेज पर नहीं जा सकती। जैसे मैंने आपको बोला ना कि डिसएडवांटेज नहीं हो सकती है कि पहले 3 लाख कर दी गई थी, फिर 1 लाख रुपए कर दी गई, फिर 50,000 कर दी गई, फिर तो कैंसिल ही कर दी गई। डिसएडवांटेज की तरफ नहीं जा सकते हैं आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, हमने जब इमरजेंसी चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उस टाइम पर यहाँ पर जो सैलरीज है उनकी वो कट होती है ना। तो उसके अलावा यहाँ पर डिसएडवांटेज मतलब कट जो है सैलरी में वो नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो अब जो टेन्योर है, रिमूवल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसी के साथ साथ जो इंडिपेंडेंस किस तरीके से हम बता सकते हैं, जो पार्ट्स है, ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो एमएम एकेडमी ऐप का आपने अगर अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ज़रूर लीजिए। काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। काफ़ी होलिस्टिक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम हर टॉपिक को कवर करते हैं। काफ़ी मज़ा आएगा आपको पूरे सीरीज़ में। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इतने कम प्राइसेस में इतनी हाईएस्ट क्वालिटी और कहीं नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।